सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो उसमें अब्बू फजल के बारे में दिया गया है। तो हम अब्बू फजल को आज पढ़ेंगे जो कि एक मध्यकालीन विचारक थे। तो अब्बू फजल का जन्म आगरा में हुआ था 1551 में। जो शेख मुबारक थे वे इन्हें ज्ञानी, उदार दृष्टि वाले और सूफी मत वाले मानते थे। जो इनका बचपन था वो बड़ी कठिनाई से गुजरा था, क्योंकि जो उलेमा थे उन्होंने इनके साथ बहुत उत्पीड़न तथा शोषण किया था। इन पे धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव रहा है और 1574 में फैजी के कहने पर इनको संरक्षण दिया गया था। और 1602 में जो शाहजहां सलीम थे जो उनकी षड्यंत्र द्वारा इनकी मृत्यु की गई थी। तो बेसिक बातें अब्बू फजल के बारे में जान लिया। तो अब्बू फजल की जो रचना है, हमें इनके इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ने हैं। इन्होंने पॉलिटिकल के मतलब राजनीति पे कितने क्या विचार धरे हैं। तो इन्होंने जो अपने राजनीति पे विचार धरे हैं वो उन्होंने अब्बू फजल ने एक बुक लिखी है अकबरनामा। उसका जो तीसरा भाग है वो है आईने अकबरी। उसमें अब उन्होंने राजनीतिक विचारधारा को प्रकट किया है। तो जो अकबरनामा है उसके भाग 1 में अकबर के पूर्व जन्म की जानकारी के बारे में उन्होंने लिख रखा है। और जो दूसरा भाग है उसमें जो अकबर है उसके जो 46 वर्ष के उसके कार्य थे उसके बारे में उसने लिख रखा है। और जो उसका तीसरा भाग है अकबरनामा का, उसमें उसने आईने अकबरी लिख रखा है उसके 5 भागों में। तो उसमें उसने किस किस चीज के बारे में लिख रखा है 5 भागों में। एक भाग में उसने लिख रखा है शाही विभाग के बारे में अकबर की। आईने अकबरी के दूसरे भाग में उसने लिख रखा है फौजी के बारे में, विभिन्न विभाग जो होते हैं, वेतन विभाग और शिक्षा के ऊपर लिख रखा है। तीसरे भाग में उन्होंने आईने अकबरी के लिख रखा है जो पद होते थे काजी कोतवाल उसके बारे में, जो राजनीतिक पद होते थे। और चौथे भाग में उसने लिखा है हिंदू धर्म की तो नक्षत्र विद्या है, दर्शन शास्त्र और चिकित्सा है उसके बारे में। और 5वें भाग में उन्होंने लिख रखा था अकबर के जो बुद्धिमान कार्य हैं, अच्छे कार्य उनके बारे में। तो अब्बू फजल की जो लेखन शैली थी वो वर्णनात्मक थी, ऐतिहासिक, इसे निगात्मक पद्धति और संदर्भ में कहे तो दूरदर्शिता, सत्यवादित और साक्ष्य आधारित 20 व्यक्ति के साक्ष्य इसमें है कहते हैं। तो ये जो अब्बू फजल की जो ये थी अकबरनामा आईने अकबरी, इसमें कुल 20 लोगों के हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने लिख के बहुत लोगों से 20 लोगों से हस्ताक्षर कराए थे इस पे, मतलब प्रूफ वाली ये बुक है। तो अब्बू फजल के जो शासन तथा शाही विचार क्या थे। तो बरनी के बारे में तो आपने सुना होगा, दिल्ली सल्तनत में जो था बरनी जो था दिल्ली सल्तनत का एक महान विचारक था। वैसे अब्बू फजल मुगल कालीन का एक महान विचारक था। तो अब्बू फजल ने जो राज्य की उत्पत्ति बताई है वो दैवीय सिद्धांत बताई है। जैसे मनु ने देवी सिद्धांत बताई है और शुक्र ने देवी सिद्धांत बताई है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वैसे ही जो अब्बू फजल है उसने भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में दैवीय सिद्धांत बताया है राज्य की उत्पत्ति का। वो जो बादशाह है यानी राजा, उसको पादशाह कहते हैं, यानी बादशाह ही सर्वोच्च है। और जो पादशाह है वो भी बादशाह ही है, मतलब उसको पादशाह का यानी स्वामी है वो। बादशाह ही क्या करेगा, बादशाह ही समाज पे भी बादशाह का अधिकार होगा, राजनीतिक पे भी बादशाह का अधिकार होगा, आर्थिक पे भी बादशाह का अधिकार होगा, न्यायिक पे भी और धार्मिक पे भी। यानी संपूर्ण का जो लास्ट स्वामी होगा वो बादशाह ही होगा अबू फजल के हिसाब से। तो सिद्धांत फर ए इजदी यानी बादशाह, खुद बादशाह को क्या कहते थे, बादशाह को खुदा का दूत कहते थे। वो कहते थे कि जो राजा है वो खुदा द्वारा बनाया गया है और जो ये खुदा के दूत होते हैं राजा, मतलब बादशाह अब्बू फजल के अनुसार। तो राजा के जो गुण होते हैं जनता के प्रति प्रतिभाव, यानी पिता, उसके जो राजा होते हैं उनमें पिता वाले गुण होने चाहिए अपनी जनता के लिए, ये अब्बू फजल कहते हैं। और राजा के विशाल हृदय होने चाहिए
और वो अल्लाह पे उनका टूट विश्वास होना चाहिए। मतलब जो अबू फजल कहते हैं कि वो दैवी सिद्धांत तो अल्लाह के दूत हैं, तो मतलब उनका उन पे विश्वास होना चाहिए। दुआएं और समर्पण वाला राजा हो, यानी दुआएं करता हो, मतलब धार्मिक क्रिया करता हो तथा संपन्न हो। तो बादशाह में छिपी संप्रभुता। तो अबू फजल तो मानते हैं जैसे खुदा का दूत होता है राजा, और राजा के अधीन ही ये सारे कार्य होते हैं। नियम बनाना, एक नियम मार्गदर्शन करना, उद्देश्य, विचार, शांति स्थापित हेतु, ये सब क्या होगा, राज्य के अधीन ही कार्य होगा। अब शासन कैसे था? केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। शासन, प्रशासन, उद्योग, वित्त, वाणिज्य, प्रांतीय प्रशासन, संचार व्यवस्था, कृषि, शिक्षा एवं व्यापार, इन सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार होगा? वो कहते थे राजा का अधिकार होगा। मतलब ये थोड़ा निरंकुश राजतंत्र की बात करते थे। कहते थे जो बादशाह है वो खुदा का दूत है और वह खुदा के अधीन ही काम करेगा और सब पे लास्ट अधिकार सिर्फ राजा का होगा। धार्मिक कार्य अकबर के जो थे वो इनाम आदिल उनको कहते थे। अकबर काल में जो बादशाही था वो क्या करता था, सारे काम करता था। कानून भी बादशाही बनाता था, कानून का पालन भी बादशाही कराता था और न्याय भी। तो ये क्या हो जाता था, निरंकुश हो जाता था एक तरफ से। आज के टाइम में लोकतंत्र में क्या है, कानून बनाने के लिए जैसे कि हम देखते हैं हमारी न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और विधायक पालिका मतलब अलग है हमारी तीनों। तो बट क्या था उस समय वो एक ही मानते थे, तो इसलिए क्या हो जाता था, निरंकुश शासन हो जाता था। बादशाह बादशाह जो विधान पालक एवं कार्यपालिका के रूप में राजतंत्र का दैवी सिद्धांत वो मानते थे। वे मानते थे कि बादशाह ऐसे कानून का निर्माण कराए जो कि सामाजिक, आर्थिक तथा भाईचारा, मित्रता तथा कानून व्यवस्था उससे बनी रहे, जिससे कि समय समय पर राज्य और का जायजा ले तथा राजनीतिक खुशहाली बनी रहे। वे कहते थे राजा को अच्छे कानून बनाना चाहिए जो समाज के लिए अच्छे हो, आर्थिक हो, भाईचारा बढ़े। वो हिंदू मुसलमान सबको एक समान मानते थे और कहते थे समय समय पर राजा को जायजा लेना चाहिए, अपनी प्रजा का भेष बदल के जाना चाहिए तथा उनके खुशहाली के लिए राजनीतिक कार्य करना चाहिए, जैसे कल्याणकारी कार्य, नहर बनाना, बांध बनाना, कुछ भी। तो जैसे आप जानते हैं कि बादशाह सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में ही है अबू फजल के हिसाब से, क्योंकि वो खुदा का दूत है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो सर्वोच्च अधिकारी, खुदा का बंदा तथा जनता का न्याय और पापियों का नाश करने वाला ही राजा है और सदैव निष्पक्ष रहने वाला राजा है। पारदर्शिता हो राजा में, न्याय करते समय स्वयं को जो अपराधी की जगह रखकर देखे तथा अपराधी की परिस्थिति देखे कि वो किस लिए ये अपराध किया है तथा जांच पड़ताल अच्छे से कार्य करे, ये राजा के क्या है, कर्तव्य बताया है अबू फजल ने। तो आदर्श बादशाह अबू फजल के हिसाब से अकबर जैसे थे उसके 8 गुण बताए हैं। तो जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मनु ने भी बताए थे राजा के 8 गुण जो होते हैं, शुक्र भी बताते हैं गुण, और यहाँ तक कि अगस्त्य में बुध भी बताते हैं राजा के गुण। तो वैसे ही अबू फजल ने भी राजा के 8 गुण बताए हैं। उनकी ऊंची किस्मत हो, दुर्लभ साहस हो, विजय शक्ति हो उनमें, प्रशासन की दक्षता हो, क्षेत्रों का विकास करे, वे धर्मपरायण लोगों के कल्याण करे, मतलब जो धर्म परिवर्तन सबको एक समान माने, सेना का पालन करे, उनके पिता के समान रहे, उनका पोषण करे तथा विध्वंस को रोकना राजा का, ये इनके गुण है अबू फजल के हिसाब से राजा के 8 गुण। तो आपको एग्जाम में राजा के गुण जरूर लिखने हैं। तो अबू फजल का जो वर्ग विभाजित समाज है वो 4 भागों में विभाजित है, जैसे कि मनु ने कराया, शुक्र ने कराया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैसे ही अबू फजल द्वारा भी जो समाज को विभाजित किया गया था वो 4 भागों में किया गया था। कैसे? शासक जो था उसको मतलब जल कहा गया है, योद्धा को अग्नि कहा गया है
और जो वैश्य, शिल्पी तथा व्यवस्था वाले थे उनको हवा कहा गया है, और किसान तथा श्रमिकों को पृथ्वी का उन्होंने संज्ञा दी है। तो अब्बू फजल के जो आदर्श थे, मतलब राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। अकबर का शासनकाल पदानुक्रमिक था, यानी 3 स्तरों में बटा हुआ था ये। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन, जैसे कि आज भी होता है। तो अकबर क्या था, सर्वोच्च था। पहली बात तो वकील का पद इसमें प्रमुख था, जिसे मंत्री परिषद कहते थे। इसमें राजस्व विभाग था, दीवान था तथा राजस्व वित्त का काम किया जाता था इसमें। और प्रांतीय शासन में क्या था, 1850 में साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया गया था। ये क्या था, केंद्रीय का एक लघु रूप था, छोटा रूप था। इसमें गवर्नर थे, सूबा थे तथा सिपाहार होते थे। स्थानीय प्रशासन जो था वो जहाँ गांव के स्तर पे जो शासन होता है ना, न्याय व्यवस्था होती है, जैसे कि पंचायती राज होता है, तो वैसे स्थानीय शासन होते हैं। तो यहाँ का कौन था, गवर्नर का काम था यहाँ पे शांति एवं गड़बड़ी ना हो ये देखना होता था, तथा प्रजा और सेना का कल्याण करने का काम किसका होता था, गवर्नर का होता था गांव स्तर पे। मनसबदारी व्यवस्था, आपने मनसबदारी 12th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी। तो मनसबदारी व्यवस्था की बात भी की गई है अब्बू फजल ने अपने आईने अकबरी में। ओहदा या रैंक की बात, तो उस समय भी रैंक दिए जाते थे, पद दिए जाते थे रैंक के हिसाब से। तो अब्बुल फजल की 3 सूची में 500 से अधिक तक के जो होते थे, 400 से 200 तक के होते थे, और 100 से 150 तक के होते थे। इन सबको भी क्या, मनसबदारी में एक पोजीशन दिया जाता था, जिसकी रैंक ज्यादा होती थी उसका पद बहुत ऊंचा होता था। तो मनसबदारी के कार्य क्या होते थे, ये उम्रा वर्ग के होते थे, यानी अमीर वर्ग से आते थे, तथा अकबर के प्रशासन जो काल को जो मजबूत करने की इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भू राजस्व वसूली करते थे तथा विद्रोह जो था उसको रोकते थे, दमन करते थे। सीमांत प्रदेशों की ये सुरक्षा भी करते थे। मनसबदार जागीरदारी भी आपने 12th में पढ़ा होगा, जागीरदारी व्यवस्था। तो इसमें सैनिक व्यवस्था जो थी, इसमें सेना की आवश्यकता थी तथा समृद्ध हथियारों से लैस था ये। सेना पर भारी खर्च किया जाता था, सैनिक प्रशिक्षण किया जाता था, मोटी तनख्वाह दी जाती थी। इनके कार्य क्या थे, इनके कार्य थे राज्य में शांति करना, फसलों की कटाई के समय राज्य का हिस्सा वसूलना उसमें से, फसल में से, और बड़े बड़े युद्धों को करना तथा उसे जीतना। ये क्या करते थे, ये जागीरदारी करते थे। नेक्स्ट, कर व्यवस्था। अब्बू फजल के हिसाब से कृषि कर, सामूहिक खेती नहीं बल्कि व्यक्तिगत कर लगाना चाहिए। दहसाला कर व्यवस्था, जो कि 10 वर्ष का औसत निकालकर कृषि पर जो वार्षिक कर लगाया जाता है उसको, मतलब एक ही बार में क्या होता था, 10 साल का कर ले लेते थे, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत कर वसूल कर। जो उम्रा वर्ग है उस फसल नष्ट पर भी, जो फसल नष्ट हो जाती थी, खराब हो जाती थी, उस पे भी क्या लगाते थे, कर लगाते थे। और उम्रा वर्ग पे भी कर था। तो दिन्ने इलाही या धर्मनिरपेक्ष, तो ये जो था हिंदुओं को भी क्या था, अब्बू फजल ने, अकबर ने क्या किया था, भागीदारी दी थी बड़े बड़े पदों पे। तो बरनी की तरह क्या था, अब्बू फजल कट्टर नहीं था। इसने अकबर ने बड़ी प्रशासन के सैनिक पद बड़े बड़े हिंदुओं को भी दिए थे, जैसे कि मान सिंह को जानते हो आप, मान सिंह जो थे, जो कि आप जानते हो जोधा थे, उनके भाई थे, तो उनको दिया था। सुलह कुल की नीति आपने 12th में पढ़ा होगा, यानी मतलब सभी को एक साथ रहना, सभी की संस्कृति को मानना, रूढ़िवादी व्यवस्था का आलोचना करना, हिंदू मतलब एक ईश्वर एक धारणा पर आधारित, गलत सूचना के कारण जो खून खराबा होता था उसको मिटाना, ये सब। तो एक दूसरे के जो धर्मों का सम्मान करना था, इसमें राजपूतों को भी ऊंचे पद दिए गए थे।
जजिया कर को खत्म किया गया था और सभी त्योहार को राजा बनाते थे। तो ये सुलह कुल के अंदर ये कार्य होते थे। तो हमारा अबू फजल कंप्लीट हो गया। हमें अबू फजल के राजनीतिक विचार जानने थे, तो वो आईने अकबरी में जो जो लिखा था हमने वो सारे पढ़ लिए हैं।